ओडिशा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में ए टू जेड समझाए जाते हैं। विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका। सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो रिक्रूटमेंट पोस्ट निकली है। लास्ट मंथ इसकी नोटिफिकेशन आई है। अभी एग्जाम में टाइम है, तो इसलिए ये गोल्डन पीरियड है। हम लोग इस एग्जाम के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, इसीलिए CIZ प्लस लेके आया आपके लिए ओपीएससी AEE की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2019 में पेपर हुआ था, पैटर्न में चेंज था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एक एग्जाम का क्रक्स होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गेट एग्जाम में देखिए, गेट एग्जाम में बेशक हर साल पेपर नया आना है, 2 सेट्स में आना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें पता है कि जियोटेक गेट में अच्छी खासी पूछी जाती है। सोम ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स मैथ्स में मैट्रिक्स अलजेब्रा जैसे ज्यादा पूछी जाती है, तो कुछ कुछ चीजें कंफर्म होती हैं। ऐसे ही हर एग्जाम का कुछ पैटर्न होता है, जो कहाँ से पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ओपीएससी के अच्छे खासे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2019 में 360 क्वेश्चन पूछे गए हैं। CIZ प्लस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो 360 क्वेश्चन कवर करेगा, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा, मुझे जैसे कि मैंने बताया प्री में 60% वजह स्ट्रक्चर की है और आपका स्ट्रक्चर वीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा यार बेस्ट तो ये है, मैं बता रहा हूँ, आप ओपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं www.cizplus.com पे। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ अगर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए, लेट्स से स्ट्रक्चर का चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर का कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स भी यहाँ पे हमारे यहाँ परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा गेट और ईएस का कंप्लीट पैकेज लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको वो, वैसे तो बेस्ट सोर्स तो वही है अगर कंप्लीट पैकेज लेते हैं, लेकिन आपको लेट्स से इस एग्जाम के पर्टिकुलर में अगर स्ट्रक्चर का भी पैकेज लेना है वो ले सकते हैं, या कंप्लीट सोर्स के लिए जीएस, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सबके लिए आप लोग ओपीएससी का कोर्स चेकआउट जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सोम के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ये थर्ड वीडियो है सोम की। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है सोम की वीडियोस, आप उनको चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमने एक प्रिपरेशन की और सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, जिसमें नोटिफिकेशन को डिस्कस किया है मैंने, जिसमें मैंने बताया प्री में क्या क्या सिलेबस आ रहा है। याद रखना, प्री में सिर्फ 10 टॉपिक्स आ रहे हैं। मोस्टली टॉपिक्स जैसे जियोटेक और हाइड्रोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स नहीं है उसमें, बिल्डिंग मटेरियल नहीं है, तो आपको प्री के लिए उनको नहीं पढ़ना है। सो यहाँ पे सोम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी इज, ये थ्योरी ऑफ फेलियर का क्वेश्चन है पहला। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आप लोगों को लगेगा मैं सही बता रहा हूँ। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, या शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसका आंसर है डी, शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। पहले तो इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि डक्टाइल जो होते हैं ना, डक्टाइल मटेरियल होते हैं थोड़े से वीक इन शियर। वैसे तो बोलते हैं कि वीक इन कंप्रेशन होते हैं डक्टाइल मटेरियल, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़े से वीक इन शियर भी होते हैं, तो इनको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी नहीं, इनका मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी नहीं है। इसकी मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कहती क्या है, ये होती है 1/3 g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस, ये मैं 3D के लिए लिख रहा हूँ।
ये होती है मेरी shear strain energy theory, दैट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 बायएक्सियल स्ट्रेसेस है, और जी है मेरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो shear मॉड्यूलस होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये होती है shear strain energy थ्योरी। इसको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, या फिर बोलते हैं वॉन मिसेस हेंकी थ्योरी। इसके कई सारे नाम है, आप लोगों को बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझ लीजिए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट फेलियर थ्योरी फॉर डक्टाइल मटेरियल्स इज shear strain energy थ्योरी। बिल्कुल सही है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The stress below which a material has high probability of not failing under the reversal of stresses is A. Tolerance limit, B. Elastic limit, C. Proportional limit या D. Endurance limit। देखो इसका आंसर है D. Endurance limit, क्योंकि ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये endurance limit की डेफिनेशन ही है। endurance limit एक ऐसी लिमिट होती है, एक ऐसा स्ट्रेस होता है, अगर उसके अंडर आपने स्ट्रेस रिवर्सल्स किए, उसके अंडर स्ट्रेस रिवर्सल्स कितने भी कर लो, वहां पे मटेरियल फेल नहीं होगा फटीग में। उसके बाद जैसे कि मान लो मेरा कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है ए मटेरियल, इसकी एंड्योरेंस लिमिट लेट से 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। अब आप 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के स्ट्रेस रेंज में अगर स्ट्रेस रिवर्सल्स कर रहे हो, टेंशन कॉम्प्रेशन ऑल्टरनेट कर रहे हो, तब ये फेल नहीं होने वाला मौत सारी साइकिल्स तक, अप टू 10⁻6 साइकिल्स तक ये फेल नहीं होने वाला। लेकिन अगर इससे 100 से ज्यादा, लेट से 120 पे आप स्ट्रेस रिवर्सल्स करोगे तब फेल हो जाएगा। तो एंड्योरेंस लिमिट की डेफिनेशन क्या हुई? द स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस इज कॉल्ड एंड्योरेंस लिमिट। फर्स्ट चैप्टर जो होता है हमारा बेसिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उससे यहाँ वहां से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। अब है ये वाला क्वेश्चन, द इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द पॉइजन रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसके लिए मैं एक लेता हूं पेज, देखो मुझे ये पता है ई के जी और म्यू में ना कुछ रिलेशंस होते हैं आपस में, जैसे कि ऐसे तो स्टैंडर्ड दो ही रिलेशन होते हैं जो आप याद रख सकते हैं, कुछ लोग सारे रखते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है अगर आप रख सकते हो तो। ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू है एक रिलेशन, और है सेकेंड रिलेशन ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये दो रिलेशन है। अब इसने देखो पूछा क्या है, इसने पूछा है पॉइसंस रेशियो म्यू जो होता है और के और जी, के बल्क मॉडुलस और जी, इसने ई की टर्म्स में नहीं पूछा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन में से मुझे ई एलिमिनेट करना है। ई एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं मैं, इन दोनों को इक्वेट कर दूं अगर, और इसको म्यू की टर्म्स में सॉल्व कर लूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा सी ऑप्शन। देखिए मैं यहाँ पे इसको म्यू की टर्म्स में एक कॉमन वेरिएबल में ला सकता हूं ना, यहाँ तो समझ गए होंगे, थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। चलो 2g माइनस 3k, और यहां आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू -6k माइनस 2g, तो म्यू आ जाएगा 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2g। ये मैं कह रहा था, बस ये आ रहा है सी ऑप्शन, 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2g इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द डिफ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। The deflection at the free end of a cantilever beam due to a couple M at its free end having the uniform flexure rigidity EI throughout its length L is equal to, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ रहे, बोल रहा है कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मैंने मोमेंट लगा दिया M का, मैं क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहा हूँ,
उसके कारण ये बीम हो जाती है कुछ डिफ्लेक्शन ऐसे, यहाँ पे डेल्टा की कुछ डिफ्लेक्शन होगी और थीटा की रोटेशन भी होती है। मैं दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ। डेल्टा होता है मेरा इसके केस में ml² / 2ei, जो कि यहाँ पे पूछा गया है ए ऑप्शन। और थीटा होता है मेरा, जो स्लोप होती है वो होती है ml/ei। ये डिफ्लेक्शन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं वहां पे मिलेगा आप लोगों को, वहां से पढ़ सकते हैं। स्लोप और डिफ्लेक्शन ये होते हैं कैंटिलीवर के एंड पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। यहां तो कोई डाउट नहीं लग रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। बोल रहा था shear center of a section is defined as a point through which load must pass through produce zero twisting moment on the section, at which shear force is zero, at which shear force is maximum, at which shear force is minimum। ये पिछली वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, उस पे सिमिलर डिट्टो सेम क्वेश्चन था। देखो shear सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, अगर वहां से लोड पास करे, वहां से प्लेन ऑफ बेंडिंग पास करे तो टॉर्जन एक्ट नहीं करती, ट्विस्टिंग मोमेंट एक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मैंने एग्जांपल भी दिया था, दोबारा से बता देता हूँ इस वीडियो में जो लोग नए हैं। ये चैनल सेक्शन है अगर, और इसका ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे है shear सेंटर। बोल रहा कि अगर यहां से लोड पास करेगा ना इस पॉइंट से, तब बेंडिंग तो होगी इस सेक्शन में लेकिन ट्विस्टिंग नहीं होगी। ये shear सेंटर की खास बात होती है। shear सेंटर डिराइव ही ऐसा होता है, हम लोग टॉर्जन को जीरो इक्वेट करते हैं तब shear सेंटर की डिस्टेंस आता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। बोल रहा है अ थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च carries a uniformly distributed load over an entire span, then any section of the arch is subjected to। देखो इसके लिए अगर मैं पेज ले लूं, ऐसे एक थ्री हिंज्ड आर्च है और पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है W का। अब बोल रहा है कि इसके किसी भी सेक्शन पे, सेक्शन कैसे, जैसे कि ये, इसके किसी भी सेक्शन पे जाके देखो, लो देख लो जी। अगर इसके किसी भी सेक्शन पे देखेंगे ना, दो चीजें एक्ट कर, तीन चीजें बेसिकली एक्ट करती। एक तो होता है नॉर्मल थ्रस्ट, वो ऐसे होती है, एन से डिनोट करते हैं जनरली, किसी भी चीज से आप डिनोट कर सकते हो। और एक होता है रेडियल शियर, मैं वी से डिनोट कर रहा हूं। और एक होता है बेंडिंग मोमेंट, एम से डिनोट कर। अगर अगर जो मेरा थ्री हिंज्ड आर्च है या टू हिंज्ड आर्च में भी यही कंडीशन होती है। अगर थ्री हिंज्ड आर्च है, यहाँ पे थ्री हिंज्ड आर्च की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस में इस लोडिंग पे अगर पूरे स्पैन पे लोडिंग है, तब m और v की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए डिराइव करना, कि मैं यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल लूंगा, सब चीजें करूंगा, लेकिन इसको बहुत इजीली आप डिराइव कर सकते हो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन आएगा WL/2, WL/2, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालेंगे, वो भी आ जाएगी WL/2 इंटू L/2, और ये लेट से ये h हाइट है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ जाएगी WL²/4h, राइट। अब यहाँ पे कहीं पे अगर आप इस सेक्शन पे जाके, और इसका ये हाइट होती है ना उसकी टर्म्स में, मेरा पैराबोलिक की हाइट की इक्वेशन होती है, तो इससे ये y आ जाएगा। ठीक है, ये y आ जाएगा, और इसका मोमेंट, ये वर्टिकल रिएक्शन का मोमेंट, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का मोमेंट, और इस सेक्शन के
लेफ्ट साइड जो है उनका मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ रेडियल शियर भी जीरो होता है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट एक्ट करती है इस सेक्शन पे, और बाकी दोनों चीजें जीरो होती हैं। टू हिंज्ड आर्च में भी सेम कंडीशन होती है, मोमेंट और और शियर फोर्स जीरो होती है। ठीक है, इस सेक्शन पे आगे चलते हैं। द एरिया अंडर द shear force diagram for a beam between the point C and D is K. The difference between the moments at the point C and D will be equal to, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है shear force diagram SFD, C और D पॉइंट्स के बीच में बनाओ अगर, तो उन दोनों का एरिया आ रहा है कुछ K, तो C और D का मोमेंट्स का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब MD माइनस MC का मॉड पूछ रहा है। और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स में क्या रिलेशन होता है, dm बाय dx इज इक्वल टू शियर फोर्स, ये होता है। और इधर अगर लेके जाऊं मैं इंटीग्रेशन करके f dx, और ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं लिमिट्स लगाऊं m1 से m2, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम। एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम होगा मेरा m2 माइनस m1, तो यहाँ पे भी यही होगा, md माइनस mc होगा, इन दोनों के बीच का एरिया जो कितना दिया हुआ है k, तो इसका आंसर आ जाएगा k। समझ रहे हैं, k ही इसका आंसर होगा। दो पॉइंट्स के बीच का एरिया, शियर फोर्स के डायग्राम का एरिया इज इक्वल टू उन दोनों पॉइंट्स के मोमेंट्स का डिफरेंस, बेंडिंग मोमेंट्स का डिफरेंस। क्लियर है, आगे चलते हैं। Given for an element in a body of a homogeneous isotropic material subjected to a plane stress, अब strain x, strain y, strain z are the normal strain in x, y and z direction respectively, and mu is the Poisson's ratio. The magnitude of unit volume change in the element is given by, देखो for plane stress condition या for any condition, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से क्वेश्चन अप्रोच करवा रहे हैं। देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है डेल्टा V अपॉन V, और ये हो जाता है मेरा एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, मतलब स्ट्रेन की टर्म्स में बात करूं मैं, स्ट्रेन को अक्सर एप्सिलॉन से नोट करता हूं, आप लोग मतलब बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सियल स्ट्रेन्स इन ऑल थ्री डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसमें इसके ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है। ये कहां से आया आता, ये कहां से आता डिराइव, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट चलता है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z तक चलता है ये। क्लियर है ये चीज। तो ये पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज इन अ एलिमेंट इज गिवन बाय, देखो यूनिट वॉल्यूम मतलब v1 है, तो ये पूछ रहा है डेल्टा v की वैल्यू, डेल्टा v अपॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z, तो 1 उधर लेके जाएंगे सेम ही रहेगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका मतलब ए ऑप्शन। क्लियर है, ए ऑप्शन आएगा। म्यू, इसमें पॉइजन्स रेशियो की जरूरत ही नहीं है, पॉइजन्स रेशियो की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो टर्म में ही नहीं आ रहा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की डेफिनेशन ही होती है कि सारे एक्सियल स्ट्रेन का सम होता है वो, तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। कहीं भी आपको लगता है कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट रेज कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इट इज सेड टू बी, बोल रहा है अगर कोई मटेरियल है, लेट्स से ये मटेरियल है और इसकी किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हम लेट्स से डेंसिटी की बात कर रहे हैं, अगर किसी इसकी डेंसिटी हर डायरेक्शन में सेम है, किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ डायरेक्शन सेम है, इस ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रोपिसिटी या फिर आइसोट्रोपिक मटेरियल है ये।
कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, इधर देख लो उधर देख लो, हर जगह आइसोट्रोपिक है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। जैसे कि हम लोग सोम में जब मान के चलते हैं अजम्पशन कि हमारा मटेरियल कैसा होता है, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन की बात तब करते हैं जब मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों होता है। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है ये पॉइंट पकड़ लो ए, ये पॉइंट पकड़ लो बी, ये पॉइंट पकड़ लो सी, ये पॉइंट पकड़ लो डी। डायरेक्शन का तो नहीं पता, इस पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी है वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी, वही इस पॉइंट पे होगी। होमोजेनिटी है, सब एक सार हैं, सब भाई भाई हैं। जहां पे भी यहाँ पे जितनी डेंसिटी होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ होगी। आइसोट्रोपिक कह रहा है अगर इसी पॉइंट की बात कर ले, एक पर्टिकुलर पॉइंट कर ले, उसमें किसी भी डायरेक्शन पे चले जाओ, मेरी डेंसिटी सेम रहेगी। ऐसा हो सकता है कि मटेरियल आइसोट्रोपिक हो, होमोजीनियस ना हो। इसमें इस एलिमेंट में डेंसिटी कुछ अलग हो और सारी डायरेक्शन में सेम हो, और क्या हो, इसमें अलग हो, साइड डायरेक्शन में सेम हो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ material if it's twice the modulus of rigidity then the Poisson's ratio of the material is। देखो बोल रहा है अगर E is equal to 2G है, यंग्स मॉडुलस कितना है? ट्वाइस द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तब पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू बताओ। क्या है? 0, 0.5, -0.5 या -1? देखो E और G में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। यहाँ पे क्या गिवन है? E इज इक्वल टू 2G, तो 2G इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। 2G से 2G कटा, 1 माइनस 1, म्यू आ गया 0। ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा 0, म्यू इज इक्वल टू 0। 0 म्यू किसका होता है? 0 पॉइजन्स रेशियो किसकी होती है? कॉर्क की। जो शैंपेन बॉटल में कॉर्क नहीं होती, उसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। बहुत बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हजारों बार पूछ लिया गया होगा। सिंपल सा होता है, दो बार्स होते हैं कंपोजिट, आपस में किसी अलग कलर से दिखाता हूं इसको, आपस में जुड़े हुए हैं, अच्छे से बॉन्डेड है। ये है मेरा कॉपर बार, सीयू से दिखा रहा हूं, और ये है मेरा स्टील बार। ठीक है, अब करते हैं टेम्परेचर रेज, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अब देखो बात क्या है ना, इन दोनों ने कहीं कहीं जाना तो है नहीं, इन दोनों ने कहीं नहीं जाना, रहना एक साथ ही है, इलोंगेशन इन दोनों की कॉमन होगी। लेकिन होता क्या है ना, कॉपर भाई है अपना थोड़ा फास्ट, कॉपर की थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है स्टील से। क्या है? अगर मैं बात करूं, अल्फा सीयू इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। कॉपर थोड़ा फास्ट है, कॉपर का ज्यादा तेजी से भाग, कॉपर की एक्सपेंशन ज्यादा होगी अगर कॉपर अकेला रहेगा, लेकिन कॉपर को स्टील को भी साथ में लेके चलना है। तो ये क्या करते हैं, आपस में एक डील बना लेते हैं। डील कैसी होती है इनकी? कॉपर कहता है यार देखो हमने पहुंचना तो यहां तक है अल्टीमेटली, लेकिन मैं तो यहां तक जा सकता था अगर मैं अकेला होता। स्टील कहता है यार देखो यहां तक हमने मिलके पहुंचना, लेकिन मैं जा यहीं तक सकता था अगर मैं अकेला होता। लेकिन दोनों, कॉपर इसको पुश, कॉपर कह रहा मेरे साथ आगे बढ़, स्टील कह रहा तू नहीं यार मैं इतना ज्यादा तो नहीं जा पाऊंगा, तू मेरे साथ पीछे रह। तो इन दोनों में आपस में ऐसी म्यूचुअल पैक्ट बन जाता है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर ने अल्टीमेटली बॉन्ड यहां पे आ गए, लेकिन कॉपर जा यहां तक सकता था, मतलब कॉपर को किसी कॉम्प्रेसिव फोर्स ने रोक रखा होगा, तभी तो कॉपर रुक गया। स्टील ने कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा रखी है, स्टील कह रहा है भाई इतनी तेज नहीं, मैं वहां तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, हम लोगों को मिलके ही पेपर क्लियर करना है। तू ऐसा कर, तू मेरे लिए यहां तक सेटल कर लेते हैं, मैं तेरे को रोक लेता हूं यहाँ पे, इसके बाद नहीं कहीं जाए। लेकिन स्टील ने जाना यहीं तक था, तो कॉपर ने इसको पुश किया आगे जाने के लिए कि अब देख भाई मैं भी तेरे तेरे लेवल तक भी नहीं गिर सकता, मैं क्या कर, मैं चाहता हूं कि तू थोड़ा तो आगे बढ़,
तो कॉपर ने अपना टेंसाइल फोर्स लगा रखी है स्टील पे, नेट में कैंसल है, नेट में इक्विलिब्रियम है, तो स्टील में टेंशन है और कॉपर पे क्या है, कंप्रेशन। तो कॉपर बार पे पूछ रखा है, कॉपर पे है कंप्रेशन। इस चीज को आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। आई थिंक ये सबसे सिंपल तरीका होता है समझने का। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जो प्रिंसिपल प्लेन होता है उसकी डेफिनेशन ही होती है कि प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है। वो भी नॉर्मल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, शियर स्ट्रेस जीरो रहता है। तो इसका आंसर आएगा जीरो। शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाले चैप्टर से क्वेश्चंस काफी हैं। वहां पे हर टाइम उस चैप्टर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरीज its full span load varying the linearly vary from zero at either end to W per unit length at midspan. The maximum bending moment occurs at A quarter points at equal to WL square by 8, quarter points at WL square by 12, midspan at WL square by 8 या midspan is equal to WL square by 12। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक ब्लैंक पेज यूज करता हूं। देखो ठीक है, ये बोला हुआ है इसने। यहाँ पे क्या सिस्टम है, ली देखो दोबारा से, अगर मैं अब फिगर पता चल गई। अब अगर यहाँ से देखें हम लोग, बोला हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम में कैरीज ओवर अ फुल स्पैन, और लोड कैसे कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। जीरो है इधर एंड पे, देखो इधर एंड पे क्या है, लोड जीरो, और मिड स्पैन पे क्या आ रहा है, W पर यूनिट लेंथ, W अपॉन L आ रहा है मिड स्पैन पे। मैंने उसको W पर, मैंने उसको लोडिंग इंटेंसिटी माना है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां कह रहा है, ऑकर्स एट, और किसी इधर एंड से पूछ रहा होगा। मान लेते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेट से यहां पे आ रहा है कहीं, इससे x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, पहले रिएक्शंस निकालता हूं। रिएक्शन में सिमेट्रिक लोडिंग है, टोटल फोर्स को हाफ हाफ डिवाइड कर देता हूं, वर्टिकल रिएक्शन आ जाएंगे। नेट फोर्स क्या लग रही है, इसका इस लोडिंग इंटेंसिटी का एरिया कितना है, नेट वर्टिकल फोर्स कितना है, W इंटू एल, और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया W, ये हाइट हो गई, बेस हो गया L, और ये 2, नेट लोड इतना आया, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा वर्टिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे रिएक्शन आया WL अपॉन 4, यहाँ रिएक्शन आया WL अपॉन 4, सही है। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इसका मोमेंट, इस फोर्स का मोमेंट माइनस जितनी ये फोर्स है इसका मोमेंट। अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा अलग से दिखा दूं, यहां पे कहीं नेट फोर्स लग रही होगी, देखो नेट फोर्स वाले की बात करता हूं। अब मुझे चाहिए इधर इसकी लोडिंग इंटेंसिटी, वो कैसे आएगी, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगा देता हूं मैं, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में। वो क्या होगा, W अपॉन L बाय 2 इज इक्वल टू, लेट्स से W डैश, इसको मैं W डैश बोल रहा हूं, अपॉन X। तो W डैश आ जाता है मेरे पास 2W बाय L इंटू X। ये लोडिंग इंटेंसिटी आई 2W बाय L इंटू X, ठीक है। ठीक है, और ये हमें पता है ट्राइंगल की सीजी होती है x बाय 3 डिस्टेंस पे। अगर ये टोटल x है, बस अब तो इजी है,
आप बेंडिंग मोमेंट को, हाँ, मेरे को क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट वहां पे मैक्स होता है जहां पे शियर फोर्स जीरो होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट वेयर शियर फोर्स इज जीरो। ये तो रूल है हमारा। तो मैं क्या करूंगा, उस एक्स को ढूंढ रहा हूं जहां पे शियर फोर्स मेरी जीरो हो। तो क्या होगा, डब्ल्यू एल अपॉन फोर क्या होगा ऊपर, मैं ऐसे लोडिंग के डायरेक्शन में चलता हूं, माइनस इसका मैं एरिया देख लेता हूं, इस ट्राइंगल का एरिया, वही मेरा नेट नीचे लोड लग रहा है बॉटम में। तो एरिया होगा 2w x अपॉन एल इंटू एक्स बाय 2, क्योंकि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में तो ये हाइट अपॉन बेस इंटू 1/2 ये करना पड़ता है, इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम लोग x की बात करें करते हैं ना, तो यहां से x आ जाता है मेरा l/2 डिस्टेंस पे, मतलब मिड स्पैन पे, x मिड स्पैन पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्स होगा। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप लोग की कैसे भी निकाल सकते हो। अगर मेरे को x पता चल गया तो मिड स्पैन पे इस इधर से बेंडिंग मोमेंट निकालना कोई मुश्किल है क्या। देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालता हूं मैं, बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा डब्ल्यू l/4 इंटू l/2, क्योंकि x l/2 है, माइनस ऑफ इसकी लोडिंग इंटेंसिटी w इंटू l/2। ठीक है, ये w इंटू l/2 इसका इसका लोड हो गया, w इंटू l/2 इंटू ये l/2 है ना यहाँ पे, तो ये इसके 1/3 पे होती है, तो l/6 हो जाएगा। ये कह रहा हूं, ये l/2 था टोटल, तो इसका 1/3 कितना होगा, l/6, l/6 पे एक्ट कर रही होगी फोर्स। अगर मैं इसको कर देता हूं जीरो, यहाँ पे इसको कर देता हूं जीरो, सॉरी जीरो नहीं, मेरे को तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चाहिए ना। ये आ जाएगा WL²/8 माइनस WL²/12। अब कॉमन लेते हैं हम लोग, 24 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ जाएगा मेरा WL²/24। और यहाँ पे ऑप्शंस में मुझे लग रही है गड़बड़, क्योंकि WL²/24 तो आंसर ही नहीं है। एक सेकंड, क्या करते हैं ना, इसको शियर फोर्स डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या पता हमने वहां पे हौच पौच हो गया था, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। शियर फोर्स डायग्राम से अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिड स्पैन पे, यहाँ आ जाएगा WL/4। ये SFD बना रहा हूं मैं। अब क्योंकि लोडिंग को देखो, लोडिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एसेट जाने पे। तो लोडिंग क्या होती है, शियर फोर्स डायग्राम की स्लोप होती है बेसिकली। अगर वो करिए तो इसका मतलब स्लोप इंक्रीज करेगी। तो ये शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बने, यहाँ पे इधर जाके जीरो होगा, ऐसा बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, ये जीरो और ये l/2। अगर मैं अब इसका एरिया निकाल लूं तो मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। वहां पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, यहां से आ रहा है बिल्कुल सही। अगर देखो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट तो जीरो है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। इस पॉइंट पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट चाहिए, MC पे, सेंटर पॉइंट बोल रहा हूँ इसको।
तो MC, और इसको बोल रहा हूँ A, MC माइनस MA इज इक्वल टू एरिया अंडर SFD, दिस एरिया, ये आ जाएगा, पैराबोला है ये, 2/3 इंटू WL अपॉन 4 इंटू L/2, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा WL²/12, क्लियर है। और MA तो पहले ही 0 है, तो MC कितना आ जाएगा, WL²/12। तो अब ऑप्शंस पे चलते हैं, इसका आंसर आएगा मिड स्पैन एंड इज इक्वल टू WL²/12 इज द राइट आंसर। क्वार्टर पॉइंट्स मतलब यहां से L/4 डिस्टेंस पे, वो नहीं, मिड स्पैन पे होगा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और WL²/12 होगी उसकी वैल्यू। क्लियर है यहाँ पे ये सब चीजें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरे को कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप लोगों की, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टडी इकोसिस्टम बनाया हुआ है हमने, वहाँ पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस आती हैं, लेटेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइव डाउट सेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं। OPSC का कोर्स बहुत अच्छा है, रिसेंटली बहुत हाईली रेटेड कोर्स है हमारा। साथ ही साथ आप लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो को ऐसे देखते रहिए, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपको लगता है OPSC की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू। उड़ीसा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने OPSC AEE फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में A to Z समझाए जाते हैं। विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू।